हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और ये 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। जो योजना आयोग है इसका गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो योजना आयोग होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। जो योजना आयोग का कामकाज होता है वो एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखें। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो वह देश उतना ही विकसित होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया महीना है। जो भारत है इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 10,534 रुपया है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत की जो गोवा राज्य है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। और भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया महीना है। भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो पटना जिला का अधिक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3
3 नंबर प्रश्न है कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल आप लोग लिखिएगा धात्विक खनिज और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा अधात्विक खनिज और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला अंतर, इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है। जो धात्विक खनिज होता है इसे गलाने पर धातु प्राप्त होता है और इसमें देख लीजिए इसे गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। जो अधात्विक खनिज होता है इसे गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, जबकि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। तो ये हो गया पहला अंतर। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा अंतर, ये कठोर और चमकीले होते हैं। जो धात्विक खनिज होते हैं ये कठोर और चमकीले होते हैं। आइए देखते हैं अब इसमें चमक नहीं होता है। जो अधात्विक खनिज होता है इसमें चमक नहीं होता है, जबकि जो धात्विक खनिज होता है ये कठोर भी होता है और चमकीले भी होते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। अब यहाँ पे तीसरा अंतर देखेंगे, ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। जो धात्विक खनिज है ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और इसमें देख लीजिए यह प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो अधात्विक खनिज है ये प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन जो धात्विक खनिज है ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा अंतर, इसे पीटकर तंतु निकाल सकते हैं। जो धात्विक खनिज है इसे पीटकर तंतु निकाल सकते हैं और अधात्विक खनिज में देखिए इसे पीटकर तंतु नहीं निकाल सकते हैं। जो अधात्विक खनिज है इसे पीटकर तंतु नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो धात्विक खनिज होता है उसे पीटकर तंतु निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। तो रेशम मार्ग किसे कहा जाता था? तो वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच में व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। जो रेशम मार्ग था ये कहां से शुरू होता था? तो ये चीन से शुरू होता था। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था। जो चीन था तो चीन से इसी मार्ग से रेशम कहां पे पहुंचता था? तो यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच में व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि गुप्त मतदान क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त मतदान क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है। यह मतदान गुप्त रहता है, इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि गुप्त मतदान क्या है। तो मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देता है और ये जो मत देता है ये गुप्त रहता है, इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसका पीडीएफ का लिंक हम क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा
और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका पीडीएफ हम डाल देंगे, तो वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज ये तो यहीं पे आपको याद हो गया होगा, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा और इसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।